बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने बैक्टीरिया का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, डोमेन बैक्टीरिया का। डोमेन बैक्टीरिया का हम लोग कंप्लीट स्टडी कर चुके थे, उसके करैक्टरिस्टिक्स। अब हम लोगों ने लास्ट पॉइंट इसका डोमेन बैक्टीरिया का स्टडी करना है, जो है हमारे पास मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जिस तरह से हमने आर्की के मेजर ग्रुप्स पढ़े थे, इस तरह से बैक्टीरिया के भी मेजर ग्रुप्स हैं। ठीक है, इनके क्या है, न्यूमरस ग्रुप का मतलब क्या होता है कि काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं इसके। फॉर एग्जांपल आपके पास सबसे फर्स्ट टाइप है प्रोटियोबैक्टीरिया। ठीक है, फर्स्ट पे क्या टर्म यूज़ की गई, प्रोटियोबैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास है एशिया कोलाई, राइजोबियम, हेलिकोबैक्टर, पाइलोरी। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स के तौर पर आप लोगों को बैक्टीरिया का ग्रुप है, उस ग्रुप की एग्जाम्पल्स दी गई हैं। फिर इसके बाद है फिर्मिक्यूट्स। फिर्मिक्यूट्स आपका सेकंड ग्रुप है बैक्टीरिया का। इसमें एग्जाम्पल दी गई है आपको बैसिलस सबटिलिस की, लैक्टोबैसिलस की, क्लोस्ट्रीडियम बर्ट्यूलिनम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बर्ट्यूलिनम। ये आप लोगों ने नेम्स अच्छे तरीके से याद रखने हैं मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया के, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज़ एक्टिनोबैक्टीरिया। थर्ड ग्रुप इज़ एक्टिनोबैक्टीरिया, जिसमें हमारे पास है स्ट्रिप्टोमाइसीस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, उसके बाद है सियानोबैक्टीरिया, जो हम लोगों ने पढ़े थे ना, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो ये वो वाले बैक्टीरियाज हैं सियानोबैक्टीरियाज। उसमें हमारे पास है एनाबीना एंड स्पाइरुलिना। ये टू एग्जांपल्स आपको दी गई है सियानोबैक्टीरिया के। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हैं स्पाइरोचीट्स। ठीक है, स्पाइरोचीट्स हमारे पास ऐसे बैक्टीरियाज के ग्रुप हैं जिनके अंदर हम लोग एग्जांपल पढ़ते हैं ट्रिपोनीमा पैलिडम। उसके बाद है एसिडोबैक्टीरिया, यानी कि एसिडो का मतलब क्या होगा कि आपके पास ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एसिडिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाएंगी एसिडोबैक्टीरियम। एसिडोबैक्टीरिया मीन्स एसिडोबैक्टीरियम। स्पाइरो का मतलब क्या होगा, जिनकी स्पाइरल शेप्स होंगी। उसके बाद है एक्वाफिया, यानी कि जो वाटर इन्वायरमेंट में रहती है, लाइक एक्वीफिक्स, पायरोफिलस। और उसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, वो है हमारे पास डोमेन यूकरिया। जिस तरह से हमने कहा था कि हमारे पास जो प्रोक्रियोट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था टू डोमेन्स में। ठीक है, जो थे हमारे पास आर्की एंड बैक्टीरिया, दोनों क्या हैं, प्रोक्रियोट्स, लेकिन हमने दोनों को क्या किया था, डिवाइड कर दिया था टू डिफरेंट डोमेन्स में। अब हमारे पास जो डोमेन यूकरिया है, उसके अंदर हमारे पास ऑल काइंड के जितने भी ऑर्गेनिज्म जो यूकरियोटिक सेल से बिलोंग करते होंगे, वो सारे एक ही कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो एक कैटेगरी में फॉल करे, जिसको हमने कहा डोमेन बैक्टीरिया। फिर उसके बाद जितने आर्की बैक्टीरियाज हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, डोमेन आर्की में। इसी तरह से जितने ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी यूकरियोटिक सेल से मिलकर बनी है, वो डोमेन यूकरिया के अंदर बिलोंग करेगी। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो यूकरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया, हमारे पास आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, ये सारे के यूकरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। ये सारे इसी एक डोमेन के अंदर फॉल करेंगे। ठीक है, और यही करैक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट बनाएगा यूकरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्रोकरियोटिक से। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़े थे, बैक्टीरिया एंड आर्की। अब हम यहाँ पर कुछ करैक्टरिस्टिक्स स्टडी करने लगे हैं डोमेन यूकरिया के, जिसकी क्लासिफिकेशन को जस्टिफाई करेंगे। इसीलिए हमारे पास जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि जो यूकरियोटिक सेल है उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। हम लोगों ने जब डेफिनेशन पढ़ी थी प्रोकैरियोटिक और यूकरियोटिक, हमने सबसे पहली चीज़ यही स्टडी की थी कि यूकरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिवेलप होता है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस, वेल डिवेलप न्यूक्लियस, यानी कि ऐसा न्यूक्लियस जिसके अराउंड क्या होगी, न्यूक्लियर इन्वेलप होगी, इनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, कवरिंग होगी न्यूक्लियस के ऊपर। सेल क्या होता है, इनका मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है, सेल क्या होगा, ऐसा सेल जिसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होंगे। जैसे आपके पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, ठीक है, गोल्गी अपरेटस है, ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया की भी अगर बात करें, क्लोरोप्लास्ट की बात करें, तो ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं। फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया,
जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको आप लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जितनी एनर्जी जनरेशन का प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा सेल इस तरह का नहीं है जिसके अंदर हर किस्म के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हो, बट जो आप लोगों के बॉडी के हर सेल के अंदर, आपकी बॉडी के हर सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि आपकी बॉडी के हर सेल को क्या चाहिए, एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज़ होगी, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद देखिए सेकंड स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन बॉन्डेड क्लोरोप्लास्ट, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स में भी होगा, एनिमल्स में भी होगा, बैक्टीरियाज में भी होगा। ठीक है, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ प्लांट्स में, एल्गा में प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात क्या है, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम्स, ये सारे क्या हैं, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है। सेल के पास क्या होगा, साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, साइटोस्केलेटन। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिलके एक सिंगल साइटोस्केलेटन बनाते हैं, और वो 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बना होगा, माइक्रोफिलामेंट्स हैं आप लोगों के पास फिब्रिन प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं, एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, जो आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप के, हर जो आपके पास ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, ठीक है, हर आपके पास जो फिलामेंट का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट प्रोटीन की फॉर्मेशन से मिलकर बना। जैसे जो आपके पास है इंटरमीडिएट, ये मायोसिन जो आप लोगों के पास प्रोटीन्स होती है उससे मिलकर बना होता है। दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स, जो प्रोवाइड क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और सेल को मूवमेंट में हेल्प आउट करवाता है, एंड फैसिलिटेट इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट होती है एक सेल से दूसरे सेल की तरफ, उस ट्रांसपोर्ट, उस मूवमेंट को भी क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है जेनेटिक मटेरियल। अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी है। ठीक है, अब जो हमने प्रोकैरियोट्स की डिवीजन की थी, हम आर्की और बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था आर्की के अंदर क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन जब हम लोगों ने बैक्टीरिया की बात की, बैक्टीरिया में हमने पढ़ा कि एक डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी तरह से अब जेनेटिक मटेरियल की बात करें हम लोग यूकैरियोट्स में, तो इनके पास क्या होता है, मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं। मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन की बॉडी में जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं वो 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम। अगर हम इन क्रोमोसोम को पेयर की फॉर्म में स्टडी करें तो हम क्या बोलते हैं कि क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 23 पेयर्स में होते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्लांट्स में स्टडी करेंगे तो बनाना का नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम डिफरेंट हो गए, हर स्पीशी का, हर जो प्लांट है उसका डिफरेंट नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम। लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन के अंदर एग्जैक्ट 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होने चाहिए। तो जो क्रोमोसोम है उसको आप क्या बोलते हैं, वो आपके पास होता है डीएनए यानी कि जेनेटिक मटीरियल। कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये जेनेटिक मटीरियल, न्यूक्लियस में। अगर आप लोग कहते हैं कि आपका ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ब्रेन क्या है, ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। सेम इसी तरह से आप लोग कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो आपके कंट्रोल सेंटर है सेल का। ठीक है, आप लोगों के सेल के डिवीजन जो है वो कौन डिसाइड करने वाला है, आपका न्यूक्लियस। डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। देखिए प्रोटीन्स काफ़ी टाइप्स की होती हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के पास डीएनए के फॉर्मेशन में कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व हो रही है, हिस्टोन प्रोटीन आ रही है, जो किस लिए ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की ऑर्गेनाइजेशन से मुराद क्या है कि आपके पास जो डीएनए वो डबल स्टैंड होता है, सिंगल स्टैंड से डबल स्टैंड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उस प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए भी क्या ज़रूरत होती है, हिस्टोन प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जेनेटिक मटेरियल के बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है वो क्या है, सेक्सुअल। अगर हम लोग पीछे बात करें प्रोकैरियोट्स के, जिसमें हमने आर्की और बैक्टीरिया पढ़ा था, हमने उनके अंदर पढ़ी थी बाइनरी फिजन होती है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन हम जब यूकैरियोट के अंदर स्टडी करते हैं हम कहते हैं यहाँ पर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग मियोसिस। ठीक है, जिसमें क्या होती है, मियोसिस। आप लोगों के पास 2 टाइप के डिवीजन्स होती है, मियोसिस एंड माइटोसिस। मियोसिस हमेशा जो है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम को मेंटेन करने के लिए की जाती है, जबकि जो माइटोसिस है नंबर ऑफ़ सेल्स की मेंटेनेंस के लिए की जाती है।
ठीक है। अब देखिए मियोसिस का रिलेशनशिप किस लिए बताया जा रहा है, किसके साथ, फर्टिलाइजेशन के साथ। फर्टिलाइजेशन कौन सा प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपके पास मेल और फीमेल गेमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं। इस फ्यूजन के प्रोसेस को आप लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के रिज़ल्ट में आपके पास क्या आती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि वैरायटी आती है किसमें, जीन्स में। ठीक है। अब ये जीन में वैरायटी कैसे आती है कि देखिए आपके पास 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, एक है मेल और एक है फीमेल। मेल और फीमेल की कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में आपके पास जेनेटिक वेरिएशन आती है ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। ठीक है, जो न्यू जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है। सम यूकैरियोट्स कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, बता रहे हैं कुछ यूकैरियोट्स ऐसे होते हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल जिसमें आप लोग क्या इन्वॉल्वमेंट होगी, माइटोसिस की, जिसमें और क्या होगा, जेनेटिकली वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, ऑफस्प्रिंग किससे आइडेंटिकल होगा, अपने पेरेंट प्लांट से। अब इसमें हम लोग कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जो आपने अभी पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती है यूकैरियोट्स में। हम लोग अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो हम लोग बात करते हैं प्लांट्स एनिमल्स की बात करेंगे और ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे। ठीक है, वो क्या होता है, इनमें मेल और फीमेल गेमेट्स आता है। जबकि अगर हम प्लांट्स की बात करें उसमें एसेक्सुअल भी आ जाता है और सेक्सुअल भी। अगर हम लोग फ्लावर की इन्वॉल्वमेंट देखें, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, यानी कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं, तो हम उनमें क्या कहते हैं, फ्लावर होते हैं। इसका मतलब क्या है, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स की, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मिंट होता है, उसके अंदर सिर्फ हम लोग वेजिटेटिव पार्ट यूज़ करते हैं प्लांट का। ठीक है, तो उसको हम लोग ग्रो करवा लेते हैं, मिंट को, कोरिएंडर हो गया। ठीक है, इनमें क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। प्लांट का एक पार्ट लिया। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रोज़ लेते हैं, हम रोज़ की एक स्टेम को ब्रेक करके उसको ग्रो करवाते हैं, तो हमारे पास, अगर हमने रेड रोज़ लिया तो हमारे पास रेड रोज़ ही प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब क्या है, वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होगा। उसके बाद रिप्रोडक्शन के बाद हम स्टडी करते हैं कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर जो यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी। अभी हम लोग किसकी बात करने लगे, मल्टी सेलुलर, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जो बॉडी है वो कंसिस्ट करती है मोर देन वन सेल से, लाइक प्लांट, लाइक एनिमल्स, लाइक ह्यूमन बींग्स, लाइक फंजाई आपके पास ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यीस्ट की बात करते हैं तो यीस्ट जो होता है वो आपके पास यूनिसेलुलर होता है। कैसे यूनिसेलुलर होता है आपके पास, क्योंकि यीस्ट जो है वो हम लोगों को नेकेड आई से नहीं नज़र आ सकती, यूनिसेलुलर है। जबकि अगर हम लोग मशरूम्स की बात करें तो मशरूम हमें क्या होता है, नेकेड आई से हम लोग उसको देख सकते हैं, यानी कि वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। और वो है भी क्या है, यूकैरियोट्स है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड टाइप फॉर्मिंग टिश्यू ऑर्गन विद स्पेसिफिक फंक्शन। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मल्टी सेलुलर जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट के पास 3 मेजर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आते हैं। जैसे प्लांट के ऑर्गन क्या है, रूट है, स्टेम है, लीव है। अगर हम लोग इसी तरह से इसको कंपेयर करें एनिमल्स के साथ या ह्यूमन बीइंग के साथ, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। अगर हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपका पिछली प्रीवियस क्लास का ज़रा स्टडी करें, गो थ्रू करें, तो हमें पता चलता है कि जब सेल की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो सेल डिवाइड करके टिश्यू बना देते हैं, टिश्यू से हमारे पास ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवेलप होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ मूव आउट करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमने कहा स्पेशल टाइप के जो सेल होंगे वो क्या बना देंगे आपके पास, टिश्यू। और स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, और हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास है लीवर, तो लीवर क्या है, ब्लड की फॉर्मेशन करवाता है। किडनी है, यूरिन की फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, इसी तरह से जो लंग्स है वो गैसेस एक्सचेंज के लिए हेल्प आउट करते हैं। हार्ट है तो वो ब्लड को पंप करने में हेल्प आउट करता है। यानी कि ये क्या है, ऑर्गन्स का एक स्पेसिफिसिटी है। हर फंक्शन क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। यूकैरियोट्स का हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो यूकैरियोट्स के लिए बिलीव किया जाता है कि ये किस तरह से ओरिजिनेट हुए हैं, एंडोसिम्बियोसिस से। एंडो मीन्स इनसाइड एंड सिम्बियोसिस का मतलब हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम। सिम्बियोसिस में क्या होता है, ऐसा रिलेशनशिप है जो 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में होता है, वेयर सर्टेन प्रोक्रियोटिक सेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, वर इनगल्फ्ड। इनगल्फ का मतलब क्या होता है, कंज्यूम करना, खा जाना, इनगल्फ कर जाना, बाय द होस्ट सेल,
लीडिंग टू सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। उन्होंने क्या बताया कि बिलीव क्या किया जाता है कि एंडो सिम्बियोसिस रिलेशनशिप के बाद एवोल्यूशन आई है प्रोकैरियोटिक सेल में, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, यूकैरियोट्स। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे पास आर्की ग्रुप है प्रोकैरियोट्स का, वो ज़्यादा बिलोंग करता है, उसका रिलेशनशिप ज़्यादा कंपेयर होता है किसके साथ, यूकैरियोट्स के साथ। फिर हमने कहा कि अगर आर्की का हम लोग देखें तो उसको अगर हम लोग स्प्लिट कर दें उसके सेल में और उसके सेल में एवोल्यूशन आना शुरू हो जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, और इस प्रोसेस का नाम क्या दिया गया, एंडो सिम्बियोसिस। यानी कि एंडो का मतलब है इनसाइड, यानी कि सेल के अंदर बात की जा रही है। सेल के अंदर क्या चीज़ बात की गई है, माइटोकॉन्ड्रिया की एंड क्लोरोप्लास्ट की। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों का वर्ड क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो चाहे प्लांट की बात हो चाहे एनिमल, सब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, चाहे वो यूकैरियोट हो उनमें भी प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो वो भी एक ऐसा आपका पास सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनली है जो कि प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी। प्रोकैरियोट में कैसे होगा कि हमने अभी पढ़ा सियानोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर है, और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और कैसे प्रेजेंट है, आपने पढ़ा कि सियानोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इस तरह से बताया गया है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के थ्रू जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो कुछ सर्टेन टाइप के प्रोकैरियोटिक सेल से की एवोल्यूशन के बाद ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमारा जो डोमेन यूकैरिया का टॉपिक है वो आज कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर टेक्सोनोमिक हायरार्की को कंप्लीट स्टडी करेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट स्टडी हो चुका होगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।